हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रावण कोचिंग हब पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 6 से लेके एमएससी तक की जितनी भी बुक हैं दोस्तों बायोलॉजी की, उनमें जो टॉपिक है कोशिका, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब की हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोशिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेल। तो 1665 में सबसे पहले रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। और जो यह कोशिका थी दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, जो कॉर्क पर एक मृत कोशिका थी, इसके पश्चात जल में जो पेड़ की छाल होती है उसे साइंस में कहते हैं कॉर्क पर जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहक द्वारा की गई, जिसका नाम क्या रखा दोस्तों? जीवाणु। जिसका नाम जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया था। जैसे कोरोना है तो कोरोना भी क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, ल्यूवेनहक द्वारा जो खोज की गई थी वो निम्नलिखित हैं। एक जीवाणु की खोज भी ल्यूवेनहक ने की, आरबीसी की, शुक्राणु की और प्रोटोजोआ, इन सभी की खोज ल्यूवेनहक द्वारा की गई। ल्यूवेनहक की जो किताब का नाम है वो है दोस्तों स्क्रिप्ट ऑफ नेचर। फिर ध्यान रखना है आपको कि जो कोशिका सिद्धांत था वो ध्यान रखना आपको, डुस्ट्रोचैट ने कहा कि कोशिका का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतक को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। तो ध्यान रखना है आपको, जो डिस्ट्रोचैट था उन्होंने कहा था कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। इसके पश्चात में दो वैज्ञानिक आए दोस्तों, स्लाइडेन तथा स्वान। इन्होंने कहा कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अर्थात जो हम सभी सजीव हैं तो हमको निर्माण कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना हुआ है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट लाइन है, वन लाइन क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शतरबुर्ग का अंडा है। ठीक है, और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है। और जीवाणु के अंदर कौन सा भाग है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है, जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर ध्यान रखना है आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, कोशिका के आधार पर सभी जीवों के दो भेद किए गए हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। अब जो एक कोशिकीय जीव में आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं ये जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? जैसे कोरोना जो महामारी है ना, वो भी क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरिया है। इसके बाद ध्यान रखना है हमको कि बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे पादप, कवक, जीव, जंतु। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। फिर देखिए दोस्तों, कोशिका के प्रकार। कोशिका को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो शब्द का अर्थ है दोस्तों पुराना, और यूके का मतलब है दोस्तों नया। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो पुरानी कोशिका हो गई और ये नई कोशिका हो गई। अब ध्यान रखना है आपको, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ध्यान रखना है केंद्रक झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है दोस्तों? अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली अनुपस्थित होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। इसमें डीएनए एक गुणित या द्विगुणित रूप में होता है। जो डीएनए है उसकी एक डंबलाकार या दो डंबलाकार क्या होती है दोस्तों? आकृति होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है आपको, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो डीएनए की जो आकृति होती है वो द्विकुंडलित अर्थात जो कुंडली के रूप में होती है दोस्तों, वो द्विकुंडली के रूप में होती है। जबकि ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर जो डीएनए की आकृति होती है वो एक गुणित का मतलब होता है एक कुंडलीनुमा होती है। ठीक है, इसके बाद हमको ध्यान रखना है, जो कोशिका होती है दोस्तों उस कोशिका में अंदर क्या भरा रहता है दोस्तों? द्रव्य। ठीक है, और द्रव के जो बाहर होती है दोस्तों वो होती है एक झिल्ली होती है, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के चारों तरफ दोस्तों एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम दोस्तों कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें कोशिका द्रव असुरक्षित होता है।
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव क्या होता है, असुरक्षित होता है। क्यों होता है असुरक्षित? क्योंकि इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो काफ़ी हल्की रहती है, जो आसानी से टूट सकती है। इसके बाद हमको ध्यान रखना है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिका द्रव क्या रहता है दोस्तों, सुरक्षित रहता है। अब क्यों रहता है सुरक्षित? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और वो कैसी होती है, मजबूत। तो जो कोशिका झिल्ली यदि मजबूत होगी तो अंदर का जो कोशिका द्रव है वो भी क्या रहेगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा। फिर ध्यान रखना है आपको, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी बॉडी अनुपस्थित रहता है। ध्यान रखना है आपको कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया, हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का या हमारे शरीर का क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। जबकि जो लाइसोसोम है वो क्या कहलाती है दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली। अर्थात कई बार जो शराब पीते हैं लोग, उनकी जो आत्मघाती थैली जो लाइसोसोम होता है दोस्तों वो फट जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखना है, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्ड बोजे अनुपस्थित रहता है। तो इनके बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अब ध्यान रखना है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी क्या होता है दोस्तों, उपस्थित रहता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि देखो राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। अर्थात जो राइबोसोम है जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखना है आपको कि जीवाणु की कोशिका भित्ति, जो जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। जबकि ध्यान रखना है, जो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अर्थात जो जानवर होते हैं दोस्तों या सजीव होते हैं ना, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। और जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकोन है उसको दो भागों में बांटा गया है, एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकीय जो श्वसन होता है वो मीसोसोम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मीसोसोम्स के द्वारा होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब दोस्तों जो आपने नए नए शब्द पढ़े हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, इसको EPR भी कहते हैं दोस्तों, अंतःप्रद्रवी जालिका को EPR, ठीक है। जैसे गोल्डी बॉडी होगी, तो इसके बारे में दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज जरा सा भी नहीं होना है आपको। अब देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब है देखो कोशिका प्लस अंग, अर्थात कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब है कोशिका प्लस अंग, अर्थात कोशिकांग अर्थात कोशिका भी क्या है, ये भाग है। ध्यान रखना है, जो कोशिका का भाग होता है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों बिना झिल्ली वाले। अब जो बिना झिल्ली वाले होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? बिना झिल्ली वाले होते हैं। एक होता है दोस्तों एकल झिल्ली वाले, अर्थात केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है जिसमें, ठीक है, उसे कहते हैं हम लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और अंतःप्रद्रवी जालिका, इनमें ध्यान रखना है आपको एक ही झिल्ली पाई जाती है। और जो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं वो होते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये ध्यान रखना है आपको, दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, ठीक है। फिर आगे ध्यान रखना है आपको कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है कि कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है, जो अभी आपको बताया था हमने पीछे कि जो एक कोशिका होती है उस कोशिका के जो बाहरी जो आवरण होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, वो क्या करती है दोस्तों, कोशिका भित्ति करती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की थी दोस्तों? रोबोटुक ने। किसने की है? रोबोटुक द्वारा की गई थी। फिर ध्यान रखना है आपको कि जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकोन की और शैवाल में सेलुलोज प्लस
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, और पादप में सेलुलोज की, और कवक में काइटिन की बनी होती है। क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति। अर्थात जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और जो शैवाल होते हैं उन शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। और जो पादप होते हैं पेड़ पौधे, उन पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो कवक होते हैं उन कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। अब देखिए हमने कई बार शब्द सुना है कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो सभी टॉपिकों के बारे में अब हम विस्तार से अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जबकि जो पादप कोशिका में जो आंतरिक झिल्ली होती है उसको प्लाज्मा या प्लेज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका क्या कार्य होता है। तो कोशिका झिल्ली होती है उसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कि कोशिका के बाहर व अंदर आने वाले, बाहर कोशिका है जो कोशिका के बाहर और अंदर आने जाने वाले जो अणु होते हैं उन पर नियंत्रण का कार्य करती है। क्या करती है? उन पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसका जो निर्माण होता है वो फास्फोलिपिड्स से होता है। जो फास्फोलिपिड्स होता है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका निर्माण फास्फोलिपिड्स से होता है। किसका? कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है वो फास्फोलिपिड्स से होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि केंद्र की खोज, केंद्रक क्या होता है? कोशिका के जो मध्य का भाग होता है दोस्तों केंद्रक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है दोस्तों? दिमाग कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको कि केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। जबकि आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। किसको? आरबीसी को। देखो हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और एक पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। कई बार जब हमको डेंगू होता है दोस्तों तो जो हमारी प्लेटलेट होती है ना दोस्तों कम पड़ जाती है, वो होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको बिना दिमाग वाली क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब जो आरबीसी होती है दोस्तों उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब देखिएगा, एक होता है केंद्रक झिल्ली, एक होता है न्यूक्लोप्लाज्म, एक होता है केंद्रिका और एक होता है क्रोमेटिन। अब देखिए जो केंद्रक झिल्ली होता है, कौन सा? केंद्रक झिल्ली, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रक झिल्ली में ध्यान रखना है कि इसका निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। कौन से प्रोटीन से होता है? जो केंद्रक झिल्ली होती है केंद्रक के अंदर, उसका निर्माण किससे होता है? लिपोप्रोटीन से होता है। जबकि ध्यान रखना है जो न्यूक्लोप्लाज्म होता है तो यह कोशिका के केंद्रक के द्रव भाग से पाया जाता है। ध्यान रखना है यह कोशिका केंद्रक के द्रव भाग में पाया जाता है। कौन सा? न्यूक्लोप्लाज्म। और जो केंद्रिका होती है तो केंद्रिका यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। जो केंद्रिका होती है वो केवल कोशिका का जो विभाजन होता है, जब कोशिका के टुकड़े होते हैं उस समय दिखाई देती है। क्या? केंद्रिका। और जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्या होता है? एक धागेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक धागेनुमा संरचना होती है। क्यों सुनाता है कि जैसे केंद्रक में जो क्रोमेटिन होती है वो कैसी संरचना होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना है धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल, कौन सा अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना दोस्तों, जो डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? डीएनए व आरएनए। देखो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखें डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। क्या? न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और आरएनए में अनुपस्थित रहता है। क्या? कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों ऊपर कि देखो डीएनए की कैसी है श्रृंखला। एक तो होती है देखो यहाँ पे, ये होती है एक गुणित अर्थात एक कल कुंडलित, ठीक है। जबकि यहाँ पे कैसे क्या करती है? इसकी द्विकुंडलित, अगर 2 कुंडलों में बटा हुआ है। फिर ध्यान रखना है यहाँ पे देखो डबल बंद है और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बंद है। यहाँ पे डबल बंद है, यहाँ पे ट्रिपल बंद है, 3 बंद है। ध्यान रखना है कि 2 नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य जो यहाँ पे अंतर होता है, जो नाइट्रोजन जो क्षार हैं उनके मध्य जो अंतर होता है वो होता है 3:4 का। और यहाँ पे जो ये बंद है दोनों के बीच में जो डंडे दिख रहे हैं आपको दोस्तों बंद है, ये कौन सा बंद है दोस्तों? हाइड्रोजन बंद है। कौन सा बंद है? हाइड्रोजन बंद है। और जो डीएनए होता है
तो इनकी दोनों कुंडलियों के बीच में जो व्यास होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कुल दूरी है व्यास, वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है 20 एंगस्ट्रम के लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जो डीएनए होता है हमारा, ध्यान रखना है हमको कि डीएनए व आरएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। देखो डीएनए में और आरएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके दोनों के नाम है प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन और पिरीमिडीन। ठीक है, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव में कुल डीएनए की संख्या कितनी होती है, तो 3.3 गुना 10⁻9। अब देखो इसको हम 3.3 गुना नैनो भी कह सकते हैं, इसको 10⁻9 होती है दोस्तों नैनो, और 10 यदि 6 हो तो उसे कहते हैं दोस्तों माइक्रो। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। मानव में कुछ डीएनए की संख्या 3.3 गुना 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड होती है। कितनी होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है दोस्तों, कितनी 3.3 गुना 10⁻9। इसके बाद में आपने सुना होगा दोस्तों क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है आपको कि गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है जो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए, ध्यान रखना, वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी खोज परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी, परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। मैंने लिख रखा था तो डॉन ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो परकिंजे नामक डॉन ने की, वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना है, गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। जो गुणसूत्र होता है वो केवल कब दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय ध्यान दिखाई देता है। उसी प्रकार अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ध्यान रखना कि जो केंद्र का जो क्रोमेटिन भाग होता है, केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन जो प्रकार होता है दोस्तों, वो भी केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अभी पढ़ा था हमने पहले। अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कितने होते हैं 46। जैसे एक चप्पल के 2 जोड़ी होती है ना, दो चप्पल की एक जोड़ी, 2 चप्पलों की एक जोड़ी होती है, वैसे 23 जोड़ी चप्पल होगी तो कितने होगी दोस्तों 46 चप्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 क्या पाए जाते हैं दोस्तों, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों जीन, जीन क्या होता है दोस्तों, ये जीन्स का पैंट नहीं है दोस्तों, ये है जीन। जीन का मतलब देखिए, जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने। जीन की जो खोज की थी वो की थी जॉनसन ने। और जीन का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है, इसका कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर आना होता है। ध्यान रखना है, जो जीन का कार्य होता है दोस्तों वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर आना होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना है आपको, इसकी संरचना दोहरी झिल्लीनुमा होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संरचना दोहरी झिल्लीनुमा होती है, और इनके कोशिका शोषण को आरोपिक क्या कहते हैं दोस्तों, आरोपिक शोषण कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो शोषण होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका शोषण करती है उसको हम एरोबिक शोषण कहा जाता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी दोस्तों एल्टमैन व फ्लेमिंग ने की थी, और इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है, अर्थात कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, यहीं से बिजली मिलती है दोस्तों हमारी कोशिका को। अब ध्यान रखना है आपको लाइसोसोम क्या होता है। ध्यान रखना है आपको कि जो लाइसोसोम होता है उसको हम आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अभी जो हमने शब्द पढ़े थे दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका के जो भाग थे उसमें हमने जो भी शब्द पढ़े थे उनके बारे में ज़रा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हम। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, अर्थात पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका जो कार्य है वो कोशिका के अंदर पाचन करना, कोशिका के अंदर अर्थात जो पाचन होता है, जो हम खाना खाते हैं उसकी पाचन क्रिया में कौन सहायक है दोस्तों, लाइसोसोम। ठीक है, और जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारना, हमारे शरीर में जो भी जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया को जो भी बीमारी पैदा होती है दोस्तों, तो उसको मारने का काम किसका है दोस्तों, लाइसोसोम का। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है कौन, लाइसोसोम। कई बार क्या होता है जो शराब पीते हैं व्यक्ति ना, उनको लाइसोसोम जो झिल्ली होती है दोस्तों वो फट जाती है। ठीक है, और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना है, जो लाइसोसोम होता है यह WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएँ यकृत, लार, अग्नाशय, प्लीहा में उपस्थित होता है।
जो लाइसोसोम होता है वो हमारे शरीर की WBC जो कणिकाएं हैं, और यकृत है, लार है, जीभ में अग्नाशय, प्लीहा, इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये शब्द पढ़ रहे हैं ना दोस्तों हम, यकृत है, लार है, अग्नाशय है, प्लीहा है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद पढ़े दोस्तों हम अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है EPR। आपकी पुस्तक में जो 9th की बुक है या 10th की बुक है, 11th की है या 12th की है, ठीक है, या BSc की है, नर्सिंग की बुक है, उन सभी बुक में जो अंतःप्रदवी जालिका है उसको EPR के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो EPR है यह झिल्लियों का एक जालनुमा होता है। जो EPR होती है अंतःप्रदवी जालिका, वो झिल्लियों का एक जालनुमा होता है जो केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। जो अंतःप्रदवी जालिका है वो केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है, और यह 2 प्रकार की होती है। जो अंतःप्रदवी जालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, खुरदरी प्रदवी जालिका और एक चिकनी प्रदवी जालिका। अब देखिए दोस्तों, जो खुरदरी प्रदवी जालिका होती है तो ध्यान रखना है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। जो खुरदरी प्रदवी जालिका होती है उसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, और यह अधिक स्थायी होती है। कौन सी? खुरदरी प्रदवी जालिका, यह अधिक स्थायी होती है और यह केंद्र के पास होती है। यह कहाँ पे पाई जाती है? केंद्र के पास पाई जाती है। जबकि जो चिकनी प्रदवी जालिका होती है, जो चिकनी प्रदवी जालिका होती है, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है और यह कम स्थायी होती है। यह कोशिका झिल्ली के पास होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका झिल्ली के पास होती है। जबकि ध्यान रखना है, जो खुरदरी प्रदवी जालिका होती है वो केंद्र के पास स्थित होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। अब देखिए, अभी हमने शब्द पढ़ा है दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जो खुरदरी जो अंतःप्रदवी जालिका होती है उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो उस राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम आखिरकार होता क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम, राइबोसोम को कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। भाई अभी हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा था, एक तो 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। राइबोसोम की देखो, राइबोसोम को कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको, जो राइबोसोम होता है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, अर्थात कोशिका का अंग। देखो, कोशिकांग, कोशिका प्लस अंग। ठीक है, कौन संधि हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि। ठीक है, ए प्लस है, क्या हो रहा है? आ हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, कोशिका प्लस अंग था। कोशिका का जो अंग होता है, सबसे छोटा कोशिका का अंग होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्तनधारियों की एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। मानव क्या है? एक स्तनधारी है, तो उसकी एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 70S और 80S। इनका जो आकार होता है वो 170 से 230 एंगस्ट्रम के लगभग होता है, और राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपटीशन में भी और हर जगह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक है, तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय। तो ध्यान रखना है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जो माइक्रोबॉडीज होती है दोस्तों, सूक्ष्मकाय होता है, वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और गोल्जीकाय तथा अंतःप्रदवी जालिका के टूटने पर सूक्ष्मकायों का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्मकायों का निर्माण, जो माइक्रोबॉडीज होती है उनका निर्माण कैसे होता है, तो गोल्जीकाय तथा अंतःप्रदवी जालिका के टूटने पर सूक्ष्मकायों का निर्माण होता है। देखो, अंतःप्रदवी जालिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आप पढ़ते हैं दोस्तों, गोल्जीकाय के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो सूक्ष्मकाय होता है इनका आकार 0.3 से 1.3 म्यूएम अर्थात माइक्रोमिलियन, माइक्रोमीटर तक का होता है। इनमें इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? ध्यान रखना है, इनके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखो कौन कौन से प्रकार होंगे, स्फेरोसोम, एक ग्लाइकोसोम और एक पैराक्सोसोम। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं हम स्फेक्रोसोम। देखिए, स्फेक्रोसोम
केवल पादप में कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होते हैं। ध्यान रखना है आपको। आप यही सोच रहे होंगे कई बच्चे जो नए नए पढ़ते हैं कि सर ये याद कैसे होगा। आप बार बार देखोगे वीडियो को, बार बार सुनोगे, आप तो एक दिन आपको ज़रूर याद हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं है, आपको 4 बार इस वीडियो को देखना है। 4 बार इस वीडियो को देखने के बाद में आप ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्फेरोसोम, स्फेरोसोम केवल पादप कोशिका में कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। जबकि ध्यान रखना है ग्लाइकोसोम केवल पादप में, इनमें बीटा ऑक्सीकरण होता है जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। जो ग्लाइकोसोम होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, केवल पादप में, केवल जो पादप होते हैं उनमें बीटा ऑक्सीकरण होता है। बीटा ऑक्सीकरण भी होता है, क्रिया होती है एक प्रकार की जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, कौन बदलता है दोस्तों? ग्लाइकोसोम। इसके बाद दोस्तों पैराक्सोसोम। अब ध्यान रखना है जो पैराक्सोसोम है ये पादप व जंतु दोनों में पाया जाता है। यह अमीनो अम्लों को, अमीनो जो अम्ल होते हैं दोस्तों उनको साधारण रूप में बदल देता है। देखो अमीनो अम्ल के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जब उसके शरीर को जलाया जाता है ना, तो उस समय जो गंध आती है वो कैसी आती है दोस्तों? अमीनो अम्ल जैसी आती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों राजधानियाँ, राजधानी क्या होती है? ठीक है, किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को क्या कहते हैं? राजधानी कहा जाता है। किसी कोशिका के अंदर यदि कोई स्थान खाली पड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? राजधानी कहा जाता है। क्योंकि राजधानी क्या काम आती है? जब आपातकाल स्थिति में जो राजधानी होती है वो जल, खनिज, पोषक तत्वों का क्या करती है? संग्रहण करती है। आपातकाल स्थिति में जो राजधानी होती है वो जल, खनिज, पोषक तत्वों का क्या करती है? संग्रहण करती है। ठीक है, अभी हमने खनिज पढ़ा है तो दोस्तों कोशिका के बाद में फिर खनिज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए राजधानी का आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है। जो राजधानी होती है उसका आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाली स्थान कोशिका के अंदर अधिक पाया जाएगा। वह जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों? राजधानी का आकार छोटा होता है, अर्थात जंतुओं में खाली स्थान क्या पाया जाता है दोस्तों? शरीर में कम पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर। फिर ध्यान रखना है लवक क्या होता है? ठीक है, जो प्लास्टिड होता है दोस्तों, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। तो लवक क्या होता है? लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे हरित लवक हो गया। ठीक है, जो भोजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम आता है, कई बार हमने पुस्तकों में पढ़ा है। उसके द्वारा जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी दोस्तों कैसी होती हैं? हरी होती हैं। तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक पादपों कोशिकाओं को रंग देने का कार्य करते हैं। लवक पादपों कोशिकाओं को रंग देने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक शब्द आप कई बार पढ़ोगे, युगलीना। तो देखिए दोस्तों जो युगलीना होता है वो एक कोश के जीवाणु होता है। युगलीना पादप व जंतु कोशिका की योजक कड़ी होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी वगैरह में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका की योजक कड़ी कौन सी होती है दोस्तों? क्या होती है? युगलीना। ठीक है, अब इसके प्रकार तो होते हैं 3। एक होता है पर्णहरित। पर्णहरित देखो, पर्णहरित का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा? पर्णहरित। इसके बाद में पर्णरहित, तो ये क्या करता है? हरे रंग को छोड़कर सभी रंग वाले जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनके रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? पर्णहरित होता है। जो हरे रंग को छोड़कर सभी जो रंग के लाल, पीले जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा लवक होता है दोस्तों? पर्णरहित। ठीक है, और जो श्वेत वर्णक होता है वो पादप में भोजन के संग्रहण में सहायक होता है। पेड़ पौधों में जो भोजन का जो संग्रहण होता है, अर्थात पेड़ पौधों में भोजन को जब इकट्ठा किया जाता है दोस्तों तो उसमें सहायक होता है कौन? श्वेत वर्णक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भेद। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उनके बारे में थोड़ा भेद पढ़ेंगे। अब क्या करता है? कोशिकाओं को सजीवों में भी 2 प्रकार से बांट दिया, एक तो पादप कोशिका में और एक जंतु कोशिका में। ठीक है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पादप कोशिका में दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है दोस्तों? आकार कैसा होता है? बड़ा। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जबकि जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। ठीक है, ये दोस्तों मेरा कोचिंग है दोस्तों रावण हब। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर अच्छा नहीं लगे दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट्स करना, ताकि हम अगली बार फिर सुधार करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ दोस्तों, जो आपको कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, जो भी आपको मैं लिख रहा हूँ अपनी मेहनत से, ठीक है, और आपको जो भी फ्री में यहाँ पे जो भी नॉलेज मिलती है दोस्तों वो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे उम्मीद करता हूँ कि नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है दोस्तों वहाँ के नोट्स वगैरह लाके कुछ बुक्स का भी सहारा लिया है। 9th की 10th की बीएससी नर्सिंग की जो बुक हैं दोस्तों उनको एक साथ लेके फिर मैं उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को छाट के फिर ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जबकि जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। देखो पादप कोशिका में जो लवक होता है वो उपस्थित होता है।
पादपों में लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अर्थात जीव जंतुओं में क्या होता है दोस्तों, लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो रसधानी होती है उनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। पेड़ पौधों में रसधानियों का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियों का आकार छोटा होता है। ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं पादप कोशिका, उनमें ध्यान रखना है कि ये जड़ों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करती हैं। ठीक है। ये जड़ों में भोजन का जो संग्रहण करते हैं वो स्टार्च के रूप में, देखो स्टार्च होती है, शर्करा होती है। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो जैसे हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज होती है C6H12O6, उसी प्रकार एक स्टार्च होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जड़ों में भोजन का जो संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में करते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका होती हैं उसमें ध्यान रखना है कि यकृत में भोजन का जो संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन, किसके द्वारा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। अर्थात ग्लाइकोजन का मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है। और ये भी ग्लूकोज का ही एक प्रकार होता है दोस्तों, स्टार्च। अब ध्यान रखना है आपको, जो पादप होते हैं पेड़ पौधे वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। जबकि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात जानवर दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। वैसे देखो जानवर का जो नौकर होता है वो एक तरीके का मनुष्य है। ठीक है। वही सब कुछ करता है, चारा वगैरह लाकर सब कुछ उसको ऐसे रखे रखाए कहते हैं ना, अपने आप मिल जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, जंतु कोशिका क्या होती है, परपोषी। जानवर क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं कि दूसरा आएगा चारा डालेगा फिर खाएंगे। ठीक है, नवाबों की तरह। अब देखिए दोस्तों, पादप कोशिका, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि के पास होता है। कैसा होता है, परिधि के पास होता है या परवलयाकार के पास होता है। जो परिधि होती है उसके पास में क्या होता है, केंद्रक होता है। जबकि जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें जो केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है, केंद्र में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दोस्तों महत्वपूर्ण है कि जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, तो कोशिका नए नए क्या होते हैं दोस्तों, टुकड़े में बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह नई कोशिका बनाती है टूटकर। और इनका जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है, जिनमें से 2 क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, एक तो ये अर्धसूत्री और एक समसूत्री, ये दोनों